हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। क्लास 11th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही हम सीखेंगे कि इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं और प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, और स्टील जो होता है वो एक रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक कैसे होता है, थियोरेटिकली इसे समझेंगे। तो आज की हम बात करते हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। तो हम पहले बात करते हैं सॉलिड्स की। आपको पता है कि मटेरियल 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनके एटम्स जो होते हैं वो फिक्स्ड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर हम एक सॉलिड के एटम्स को देख रहे हैं या मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, तो ये स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, क्रिस्टल में डिज़ाइंड होते हैं। ये सॉलिड के एटम्स हमने बना दिए हैं या मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, क्योंकि कुछ सॉलिड्स जो है वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं और कुछ सॉलिड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये एटम्स मान सकते हो या मॉलिक्यूल्स मान सकते हो या पार्टिकल्स मान सकते हो किसी सॉलिड के। तो इनके बीच के जो स्पेस है इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच का स्पेस हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और अगर ये एटम्स हैं तो इनके बीच का जो स्पेस हो गया वो इंटर एटॉमिक स्पेस हो गया। तो सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो स्पेस है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि इन मॉलिक्यूल्स को अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होना देना चाहती। यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहे हैं एक तरीके से मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, और वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि ये स्प्रिंग्स हो। स्प्रिंग जो होते हैं, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ स्प्रिंग से मिलके बनी हुई है, कई सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स स्प्रिंग की शेप में कनेक्टेड हैं, तो ये अगर हम इसमें से एक पार्टिकल को अगर हम बाहर निकालना चाहेंगे तो बाकी के पार्टिकल्स उसे बाहर निकलने से रोकेंगे, या एक पार्टिकल को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो बाकी के पार्टिकल्स उसे डिस्प्लेस होने से रोकेंगे। तो इस तरीके से जो कोई सॉलिड होता है उसे हम ये मान सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो ये जो स्प्रिंग्स हैं, अगर आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाया है और इस फोर्स को लगा के आप इसे एक्सटेंड करना चाह रहे हो, इस सॉलिड सब्सटेंस को आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो उस एक्सटर्नल फोर्स को आप बोलते हो डीफॉर्मिंग फोर्स। तो ये आपने लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स या फिर डीफॉर्मिंग फोर्स, और इसका काम क्या है, ये चाहता है कि ये जो सॉलिड है इसकी लेंथ या तो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए या इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। तो जो बाहर से हमने फोर्स लगाया ये इसमें डीफॉर्मेशन चाहता है, यानी इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना चाहता है। तो हमने फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से होगा क्या, इसमें डीफॉर्मेशन आ जाएगा। ये जो बॉडी है, अगर हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है इस तरीके से और हमने नीचे की तरफ फोर्स लगा दिया है, तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया, लेंथ इंक्रीज हो गई। सपोज इसकी इनिशियल लेंथ एल थी और अब जो है चेंज इन लेंथ कितना आ गया, डेल्टा एल। डेल्टा एल लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं डीफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या आ गया, सॉलिड के अंदर क्या आ गया, डीफॉर्मेशन आ गया। तो डीफॉर्मेशन होने की वजह से जब थोड़ी सी इंक्रीमेंट जब आ गई, डीफॉर्मेशन हो गया, तो ये सॉलिड वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंचने की कोशिश करेगा, बिकॉज यहाँ जो स्प्रिंग्स हैं वो खिंच गए हैं। ये स्प्रिंग्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स को हम हटा दें तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो आप ये देखो कि एक्सटर्नल फोर्स तो था आपका, ये डीफॉर्मिंग फोर्स था F। यहाँ पर इस सॉलिड के अंदर वापस जाने के लिए एक फोर्स लग रहा है जिसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स है। जनरली रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डीफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। जितना हम बाहर से फोर्स लगाते हैं उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता है, अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो और ज़्यादा लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, तो ये यहीं रुक जाएगा। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को इस टाइम पे छोड़ दें तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स की या सॉलिड्स की यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ
मटेरियल्स। तो यही क्या है आपका मटेरियल्स का इलास्टिक बिहेवियर है। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर होता है, लिक्विड्स में बहुत ही कम होता है और गैसेस में तो होता ही नहीं है इलास्टिक बिहेवियर। तो यहाँ पर जो इलास्टिक बिहेवियर है वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से है। अगर रीस्टोरिंग फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स कितना भी अप्लाई करते चले हैं, हर बार रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स को अगर आप एफ डैश से डिनोट करते हो और हर बार एफ और एफ डैश इक्वल आ रहे हैं, तो वो बॉडी ज़्यादा क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। कि ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक है। अगर हम एक रबड़ ले लें, रबड़ की वायर ले लें और एक स्टील वायर ले लें, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का थिकनेस सेम है, तो ये रबड़ की है और ये स्टील की है, और दोनों पे हम सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो आप ये देखो, स्टील जो है उसका रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक वो इक्वल रहेगा। अगर हमने सपोज एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने 5 न्यूटन का लगाया, चाहे रबड़ पे लगाया, रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना है, 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन भी कर दिया स्टील के ऊपर, उससे ज़्यादा भी कर दिया, तब भी उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही आ रहा है। यानी कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है देन रबड़, बिकॉज रबड़ जो है वो एक लिमिट के बाद में रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करना कम कर देगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स कम रह जाएगा। इसका मतलब इतने ज़्यादा इसमें इलास्टिसिटी नहीं है जितनी कि किस में है, स्टील में है। तो ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबड़। इससे अलग अगर हम देखें तो हम इसे न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे कि स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसे भी आप ज़रूर देख लें। तो आज की हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल होते हैं। अगर कोई बॉडी ऐसी हो कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसका रीस्टोरिंग फोर्स कोई लगे ही ना, यानी रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाए, ये जो एफ डैश है अगर ये 0 हो जाए, तो उस बॉडी को हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी जैसे कि आपकी पुट्टी हो गई, गीली जो पुट्टी होती है दीवारों पे लगाने वाली, या फिर अगर मड की बॉल है आपके पास में, चिकनी मिट्टी की बॉल है, या आपके पास में गुथा हुआ आटा है, डो है, तो जो आटा है उसकी बॉल है, अगर आप उसे दबाओगे या उसे स्ट्रेच करोगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स एफ डैश कितना होगा, 0 होगा। वैसे एग्जैक्टली 0 नहीं होता, थोड़ा सा रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ही कम होगा, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी और हमेशा वैसी ही रहेगी। अगर आप किसी आटे की गोली को थोड़ा सा बीच में यूँ दबा देंगे तो वो चपटी हो जाएगी और चपटी रहेगी, वापस फूल के वापस गोल नहीं होगी। तो यानी उसका इलास्टिक बिहेवियर कम है और उसके अंदर प्लास्टिसिटी ज़्यादा है, तो वो बॉडी कैसी कहलाएगी, प्लास्टिक बॉडी कहलाएगी। जबकि अगर कोई बॉडी वापस, जैसे स्टील जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा वजन भी लगाते हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा भी लगाते हैं, तब भी उसका रीस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, और वापस अगर एक्सटर्नल फोर्स को हटा लें तो स्टील की वायर अपनी जगह पे आ जाती है। तो इसका मतलब स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल है, यानी कि इलास्टिसिटी डिसाइड होती है रीस्टोरिंग फोर्स से। तो इसी तरह से जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस वो भी किस चीज़ से डिसाइड होती है, रीस्टोरिंग फोर्स से होती है। स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इसलिए लिया है क्या, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। भाई अगर ज़्यादा चौड़ी चीज़ को आप फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक्सटर्नल फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और रीस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो इसके लिए हमें स्ट्रेस हमें देखना पड़ता है। तो स्ट्रेस के लिए रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि यूनिट एरिया पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वापस जाने के लिए, वही क्या होता है, आपका स्ट्रेस होता है। जबकि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब चाहे अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो लेंथ में कितना चेंज आया है, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो लेंथ कितनी कंप्रेस हो गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने नीचे की तरफ फोर्स लगाया था, डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो गई थी, तो डेल्टा एल यानी कि चेंज इन डायमेंशन, और अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब जो भी चीज़ है, चाहे वो लेंथ है या वॉल्यूम है या शेप है, तो वो उसे डायमेंशन बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ये डायमेंशन है,
लेंथ इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के हम टाइप्स देखेंगे कि स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है या टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक होता है, तो वो सब हम देखेंगे। या स्ट्रेन कितने टाइप की होती है और दोनों का जो रेशियो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर हम स्ट्रेस में स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, हुक्स लॉ आता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज जो है ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू। उसे ज़रूर देखें आप नेक्स्ट वीडियो को।